सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bold Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। इसे अजीब सतही सियासत कहिए या साल हा साल से चलती रिवायत, जिम्मेदारान और ओहदेदारान पहले बयानात देते चले जाते हैं और फिर अपने ही बयानात से एक्सपोज होकर इसे सयाको सबाक से हटकर पेश करने का वावेला मचाते चले जाते हैं। फिर चाहे मियां नवाज शरीफ साहब का लंदन से गुजरांवाला में डिजिटल खिताब हो या मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तकारीर हो, कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब का मज़ारे कायद के ऊपर वावेला हो या फिर अवैस नूरानी साहब का क्वेटा जलसे में आज़ाद बलूचिस्तान का नारा, सेनेटर अताउर रहमान साहब का फ्लोर ऑफ द हाउस पर खड़े होकर अपने ही इदारों को मुरद इल्ज़ाम ठहराना हो या फिर अयाज सादिक साहब की रियासती दिफाई इदारों के खिलाफ हर्जा सराई, पीडीएम मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो चुकी है। यह चेन ऑफ इवेंट्स है। आप इसे स्लिप ऑफ टंग कतई तौर पर नहीं कह सकते हैं। स्लिप ऑफ टंग एक दफा एक्सेप्ट होता है, दो दफा एक्सेप्ट होता है, तीन दफा एक्सेप्ट होता है, लेकिन अगर एक बयानिया बार बार दोहराया जा रहा है, एक रिटोरिक बार बार दोहराया जा रहा है, तो इसे स्लिप ऑफ माइंड कहा जा सकता है। कौम इतनी बेवकूफ नहीं है कि इन सारे मामलात को आसानी से हजम करती चली जाए। अब बात माफी तलाफी से बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब बात सॉफ्टवेयर अपडेट से भी बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब गल एक्चुअल में बढ़ चुकी है और इस पर रियासती इदारे और हुकूमत वक्त बहुत संजीदा है। अब तो तजियाकार यह कहना शुरू हो गए हैं कि मोदी चाय बेचकर वजीर आजम बना है तो बेहतर है उस शख्स से जो अपना मुल्क बेचकर वजीर आजम बनना चाहता है। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है हैशटैग पीडीएम एक्सपोज्ड। हैशटैग पीडीएम एक्सपोज्ड। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज पर मुलाहिजा करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट टुनाइट, स्लिप ऑफ टंग या स्लिप ऑफ माइंड। ऑन द डिबेट टुनाइट आज हमारे गेस्ट पैनलिस्ट हैं सेनेटर फैसल जावेद खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के दस्ते रास्त, पलवशा खान साहिबा, डेप्यूटी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, साबिक वफाकी वज़ीर और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, और अनवर मंसूर खान साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान। मैं अपने तमाम गेस्ट पैनलिस्ट को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। सबसे पहला सवाल तमाम अपोजिशन के रहनुमाओं से इजाज़त के बाद सेनेटर फैसल जावेद खान साहब से होगा, जो सेहत की नासाजी के बावजूद आज स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए हैं। सेनेटर फैसल जावेद खान साहब तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा पहला सवाल ये होगा कि ऐवान में ये चल क्या रहा है और अगर इतना कुछ हो गया है तो हुकूमत क्यों खामोश है? देखिए, ये एक पूरी सोची समझी कैंपेन है फ़ौज के ख़िलाफ़ और ये रियासत को कमज़ोर करने के लिए कैंपेन है। ये अंदर से नहीं बाहर से चली हुई कैंपेन है और ये इस्तेमाल हो रहे हैं बहुत बुरी तरह। क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं? इनको अपनी सिर्फ ज़ाती जो करप्शन, जो केसेस मैसिव इन्होंने करप्शन जो की है बहुत बड़ी लेवल पे, बैरून मुल्क जदादे बनाई है, उससे निकलने का कोई और रास्ता इन्हें नहीं नज़र आ रहा। सिर्फ ये नज़र आ रहा है जिस पे इन्होंने मुल्क की सलामती को खुदा न खास्ता उस पे अटैक करके उसके ऊपर उसको उन्होंने निशाना बनाया है और वो उस आड़ में निकलना चाह रहे हैं। अयाज सादिक जो मीर सादिक साबित हो रहे हैं, ये इस्तेमाल हो रहे हैं नवाज शरीफ। एक्चुअली तो बयानिया ये नवाज शरीफ का है कि अपनी फ़ौज पर, अपनी रियासत पर हमला आवर हो और ये बहुत ख़तरनाक रास्ता है। हर एक पाकिस्तानी को इससे तकलीफ़ हुई है, हर एक पाकिस्तानी। नून लीग के कारकुनों को भी तकलीफ़ हुई है। वो भी अब सोच रहे हैं कि आगे से नून लीग उनकी जमात नहीं है। इस तरह तो नहीं होता ना। कोई पाकिस्तानी कोई भी बता दे, कोई बर्दाश्त कर सकता है ये? हम सब फ़ख्र से हमारे सर बुलंद थे जब ये हुआ
कि हमने जो हमेशा 27 हमारी फौज दुनिया की बेहतरीन फौज में है, हमें फख्र है अपनी फौज के ऊपर। हमने दुनिया के अमन के लिए कुर्बानियां दी, हमारी फौज ने, हमारे 70,000 से ज्यादा लोग शहीद हुए दहशतगर्दी की उस जंग में। दुनिया की कोई फौज नहीं लड़ सकती। अनबिलीवेबल, गोरिल्ला वॉर, अनबिलीवेबल। दुश्मन का पता नहीं कहाँ है, पहाड़ों। बड़ी मुश्किल तरीन जंग पाकिस्तान ने लड़ी। वो जंग जो रूस नहीं कर सका, जो अमेरिका नहीं कर सका अफगानिस्तान, नो डाउट, ठीक है ना, कोई भी नहीं कर सका, वो पाकिस्तानी फौज ने करके दिखाया है। तो दुनिया की अजीम तरीन फौज बन गई ना, नो डाउट। दुनिया की अजीम तरीन फौज पे हम जिस चीज पे फख्र करते हैं, भारत को, हमने हमेशा उसको मुंह की खानी पड़ी। हमारे ये फौज दिलेर फौजी है, ये एयरफोर्स है, ये नेवी है, ये आर्मी है, हमारी ये फौज है जो कि ज़बरदस्त मुकाबला करती है और हमारे सर फख्र से बुलंद करती है। हमें तो अपनी फ़ौज पे फ़ख्र है। अगर अपनी फ़ौज के ऊपर, मुल्क की सलामती के ऊपर कोई करेगा तो वो तो सीधा आपको। फैसल, ऐसा नहीं लगता कि मामला माफ़ी से बहुत आगे निकल गया है? क्या माफ़ी से काम चल सकता है जो हरकत हो रही है? अच्छा, मैं इस सवाल को किसी एक और तरीके से, लेट मी रीफ्रेज माई क्वेश्चन। आई मीन, नवाज शरीफ गुजरांवाला जलसे में और क्वेटा जलसे में बाकायदा तौर पर टारगेट करते हैं एक इदारे के सरबराह को, ठीक। कैप्टन सफदर मज़ार कायद पर खड़े होकर जो कुछ करते हैं वो हम सबके सामने कराची वाला वाक़या होता है। सेनेटर अताउर रहमान सेनेट के अंदर खड़े होकर बराह रास्त इदारों को टारगेट करते हैं, एक और वाक़या होता है। फिर अयाज सादिक फिर उसी फ्लोर ऑफ द हाउस पर खड़े होकर, क्या ये एक्सीडेंटल है या फिर ये प्लान्ड है, प्री प्लान्ड है? ये मैंने जैसे कहा प्री प्लान्ड है। ये आपने बहुत अच्छी तरह से 1 by 1 करके आपने बता दिया। ये इवेंट्स है ना, सीरीज ऑफ इवेंट्स है ना। और अच्छा, ये इवेंट्स है, इससे पहले भी इनका वतीरा यही रहा, इससे पहले भी इनका वतीरा यही रहा, पाक फौज पे हमले। आपको याद है जब ये जीटी रोड पे निकले थे, मुझे क्यों निकाला, उसमें इन्होंने इदारों पर जो हमला आवर हुए। और एक और सबसे सवाल है, सबसे, मुझे ये बताएं क्यों इंडियन मीडिया, अगर आप देखें, क्यों इंडियन मीडिया खुशियां मना रहा है और अयाज सादिक की स्टेटमेंट में नवाज शरीफ की जो तकरीर है उस पर खुशियां मना रहे हैं। पूरा वो मौजूद है, उनका सारे जो उन्होंने तकरीरें की हैं वहाँ पे, जो क्लिप्स सब चलाए हैं वहाँ पे, उनके अखबारों में जो छपा, ये एक लम्हा फिक्रिया पाकिस्तान के लिए कि ऐसे लोग माफ़ी नहीं जी, माफ़ी से बात बहुत, वाकई में आपने सही कहा, माफ़ी से बात बहुत आगे चली गई है। सिर्फ माफ़ी नहीं होगा, अभी लोगों के सेंटीमेंट्स आप चले जाएं, बाहर चले जाएं, लोगों से पूछे, लोग किसी सूरत अपनी फ़ौज, अपनी रियासत के खिलाफ बात सुनने को तैयार नहीं है। ये वो फ़ौज है जो मैं बता रहा था जिसके इतने कारनामे हैं, किसी सूरत ये एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको फिर ऐसा लग रहा है कि जो पेशन गोइयाँ पहले की गई हैं या जो प्रेडिक्शंस पहले की गई हैं या फिर जो एनालिसिस पहले हम भी अपने शोज़ पे कर चुके हैं कि नून में से शीन निकल रही है क्योंकि हालात ऐसे डेवलप कर दिए हैं खुद इनकी अपनी पार्टी ने, ऐसा हो सकता है आने वाले दिनों में? ऐसा हो सकता है क्योंकि नून लीग के अंदर कुछ उनके कारकुनान और कुछ उनके पार्लियामेंटेरियंस भी कुछ ऐसे हैं जी जो इस नुक्ता नज़र से इख्तलाफ करते हैं और वो अभी तो चुप करके बैठे हुए हैं, लेकिन वो फट पड़ेंगे एक दिन और वो इनसे बिल्कुल अलग इख्तियार करेंगे। ये वो लोग जो कि नून लीग लंदन के साथ हैं वो एक तरफ हो जाएंगे और नून लीग पाकिस्तान उनसे अलहदगी का ऐलान करेगी। ये इसी प्रोग्राम में बात हुई थी जी, और ये बात उस तरफ जारी और करना ज़रूरी होगा। आपने फैसला करना है नून लीग ने, जो बाकी लोग हैं, या आप पाकिस्तान के रियासत पाकिस्तान के साथ खड़े हैं या आप लंदन के साथ, लंदन की मुस्लिम लीग के साथ खड़े हैं। तो आपने मेरे ही शो पे बोला था कि 40 से ज़ायद लोग PMLN के आप लोगों से राब्ते में हैं और नून में से शीन निकल सकती है, तो मज़ीद भी लोगों ने राब्ता किया है ये सीरीज़ ऑफ इवेंट्स के बाद आप लोगों से, या सिचुएशन बस अब डिफ्यूज़ हो जाएगी कुछ दिनों में? मुझे ये नहीं पता शीन निकल सकती है या जो भी उसका नाम दें, लेकिन मुस्लिम लीग पाकिस्तान, मुस्लिम लीग लंदन से अलहदगी का ऐलान ज़रूर करेगी। कोई भी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हो वो कैसे इस बयानिए के साथ चल सकता है? ये कब तक हो सकता है बाय द वे, कोई एक्सपेक्टेड डेट? लोग किसी भी वक्त फट पड़ेंगे क्योंकि अंदर से वो चुप है, नून लीग के अंदर ही बहुत से लोग हैं, लेकिन वो उन्हें ये रास्ता पसंद नहीं और किसी पाकिस्तानी को पसंद हो भी नहीं सकता। राइट। अच्छा, 12 रबीउल अव्वल गुजरा है और उस हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछना है। फ्रांस ने जो हरकत की गुस्ताखाना खाकों की और जिस तरह से उनके सदर ने परमिट किया वहाँ पर बाकायदा हुकूमती सतह पर वो खाके शाया करवाए मुख्तलिफ बिलबोर्ड्स के ऊपर, और आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपनी पोजीशन से इस्तीफ़ा दिया जिसके हमने बाकायदा टेकर्स ब्रेकिंग न्यूज़ देखी। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि ये करने की ज़रूरत तो ज़ाहिर है हर मुसलमान को पेश आनी चाहिए, क्या इससे भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव एहतजाज हो सकता था?
जी हाँ, अभी सब मुसलमान ममालिक के जो सरबराह हैं उनको इमरान खान साहब ने ख़त लिखा है और उनसे रब्ते कर रहे हैं। हम सब मुसलमान मुल्कों को मिल के उन्हें समझाना पड़ेगा सबको। वेस्ट को पता नहीं है कितनी तकलीफ़ होती है मुसलमानों को इससे, उन्हें समझ ही नहीं है इस चीज़ की। बट यू आर द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ द रेन, यू नो। आपने यहाँ पाकिस्तान से जिस तरह से इस्तीफ़ा देकर और एक एहतजाज नहीं है, ये मामूली चीज़ है। इमरान खान साहब ने जिस अंदाज में अक़वाम मुत्तहिदा में ये उठाया इस्लामोफोबिया के हवाले से, जो मौक़िफ़ अपनाया, जो आवाज़ उठाई उसके ख़िलाफ़, फेसबुक को जिस तरह से ख़त लिखा, OIC में पहली बार जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पहले प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद के इस पर बात की, मुसलमान दुनिया के साथ बात कर रहे हैं, हमें बहुत बड़े लेवल पे इस चीज़ को करना पड़ेगा। राइट। एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और क्वेश्चन ये है कि इत्तलात आ रही हैं कि कैबिनेट के अंदर आने वाले दिनों में कोई उखाड़ पिछाड़ हो सकती है, इसके ऊपर कुछ पता नहीं है जी, कुछ पता नहीं कैबिनेट वालों का कुछ पता नहीं, कुछ नहीं हो रहा। हाँ। ऐसी चीज़ कोई भी नहीं है, किसने कहा है? उखाड़ पिछाड़ मतलब मिनिस्ट्रीज तब्दील हो सकती हैं। खान साहब अपनी बाउंड्री वॉल के ऊपर इधर उधर चेंज करते रहते हैं ना अपनी तमाम फील्ड। वो एक शेर है कि है जुस्तजू के खूब से खूब तर कहाँ, हाँ। अब देखिए जाके ठहरती है नज़र कहाँ। कैप्टन है, अपनी मर्ज़ी से फील्ड प्लेसमेंट चेंज कर सकते हैं, मेरे पास ऐसी कोई इत्तलात नहीं है। सेनेटर साहब, आपकी तबीयत कुछ नासाज लग रही है और हम बाकायदा ऑब्ज़र्व भी कर रहे हैं। आप इस तबीयत की नासाजी के बावजूद यहाँ पर तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अब बाकी पैनलिस्ट से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाता हूँ। आप अगर जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। नाज़रीन, अब देख रहे थे कि सेनेटर साहब नासाज थी तबीयत उनकी, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे साथ मौजूद रहे। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब को शामिल गुफ्तगू कर। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अयाज सादिक साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर बयान दिया और उन्होंने जो बयान दिया उसके ऊपर रद्द-ए-अमल आप सबके सामने है। वो रद्द-ए-अमल किसी एक शख्स का नहीं है, वो रद्द-ए-अमल पूरी कौम का रद्द-ए-अमल है और उसके ऊपर इंडियन मीडिया भी मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा कर रहा है। क्या अयाज सादिक साहब का बयान नून लीग का ही बयानिया है या उनकी ज़ाती राय है? इसके ऊपर आप क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? देखिए जी, जो सरदार अयाज सादिक साहब ने बात की है वो नून लीग का बयानिया तो आप उसे नहीं कह सकते, लेकिन मैं ये कहूँगा कि उन्होंने अपने जो उनका स्टेटमेंट आया है असेंबली में, उसके फ़ौरन बाद उन्होंने अपना एक वज़ाती बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने जो उनकी ज़ात से मंसूब एक गलत इंप्रेशन देने की कोशिश की है इंडियन मीडिया ने, उसको उन्होंने निगेट किया है। उन्होंने कहा कि मेरी ज़ात से गलत तासुर मंसूब करके इंडिया का जो मीडिया चला रहा है, मैं समझता हूँ कि उस बात को वज़न देना चाहिए और सरदार अयाज सादिक साहब को दोबारा रब्ता करके उनसे मज़ीद आप ये कहें कि एक्सप्लेनेशन वो देंगे, वजाहत करेंगे। और अपने पहले बयान में तो उन्होंने कैटेगोरिकली ये बात की है कि मुझसे जो मंसूब की गई चीज़ें वो बिल्कुल गलत है और मैंने ऐसी कोई बात न की है, ना मेरा मतलब है कि जिससे पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान की इज़्ज़त, पाकिस्तान की सलामती किसी के खिलाफ कोई बात हो या पाकिस्तान की किसी जगह के ऊपर कोई खुदा न खास्ता तज़ीक हो। उन्होंने इस बात लेकिन अयाज सादिक साहब का बयान भी हम सुन चुके हैं। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, उनके वजाहती बयान में भी कहीं पर भी उन्होंने अपने बयान के ऊपर अब माजरत नहीं की है। उनके बयान में उनकी जो लाइन थी वो लाइन सेम की सेम रही है। तो आप बतौर पार्टी क्या उनके इस बयान की मजम्मत करते हैं, नहीं करते हैं? और अगर आप समझते हैं कि उनका बयान दुरुस्त नहीं था तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं होगी? डॉक्टर साहब देखिए जी, मैंने कल भी इसके ऊपर 2-3 टीवी प्रोग्राम में बात की है। मैंने बड़े खुल के ये बात की है कि जब सबसे पहले मैंने उनकी स्टेटमेंट सुनी, फौरी तौर पे मुझे भी उस पर अफसोस हुआ एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से। लेकिन जो उनकी वजाहत आ गई है वो आने के बाद आप एक ही सवाल जो 10 दफ़ा मुख्तलिफ चैनल एंकर्स कर रहे हैं, ये मेरी समझ से बाहर है कि मजम्मत करें, उसको गाली दें, उसको मारें। मतलब जब उन्होंने एक वजाहत कर दी है और मैंने कहा है कि वो शख्स खुद मौजूद है और उन्होंने कहा है कि मैं इसको मजीद वजाहत इसकी करूँगा, तो मेरा ख्याल है उनकी जो क्लैरिफिकेशन है उसे भी उसी तरह मान लेना चाहिए जिस तरह हम उनके पहले बयान को मान रहे हैं और इसको पार्टी के ऊपर नहीं मुसल्लत करना चाहिए ज़बरदस्ती। मैंने देखा है बहुत सारे लोग इसे PMLN पे मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे हैं। PMLN के वो बहुत काबिल एहतराम आप ये कहें कि हमारे लीडर हैं, हमारे भाई हैं और वो स्पीकर रहे हैं कौमी असम्बली के। तो उनके इस बयान के बाद उनकी जो इस बयान के मुतालिक अपनी वजाहत है उसे भी उसी संजीदगी के साथ लेना चाहिए और उसे मानना चाहिए।
अपना मीडिया मानेगा तो इंडिया का मीडिया मानेगा। डॉक्टर साहब, आप बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि एंकर्स बार बार ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं, और आपने ये भी कहा कि पूरी पार्टी के ऊपर उनके इस बयान को नहीं डालना चाहिए। चेन ऑफ इवेंट्स होते हैं, सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं, तो फिर ये समझ में आती है कि स्लिप ऑफ टंग नहीं है या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उनका बयान नहीं है। आप खुद देख लीजिए, मियां नवाज शरीफ साहब ने गुजरांवाला जलसे में डिजिटल खिताब करते हुए जिस तरह आर्मी चीफ को हेड ऑन लिया था, क्या यह उनका बयानिया नहीं था? क्या मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तकारीर के अंदर जो बात होती है वो आपका बयानिया नहीं है? क्या अवैस नूरानी साहब ने जो बात की और उसके बाद उन्होंने वजाहती बयान पेश कर दिया आज़ाद बलोचिस्तान के ऊपर, क्या वो उनकी बात नहीं थी? फिर सेनेटर अताउर रहमान साहब ने जो कहा, क्या वो अताउर रहमान साहब की रियासती इदारों के खिलाफ फर्जर सराई नहीं थी? इसी तरह अयाज सादिक साहब ने कर डाला। तो फिर इतना कुछ होने के बाद हम ये कैसे कहें कि इसे पूरी पार्टी के ऊपर या पीडीएम के ऊपर मुसलत नहीं किया जा सकता? और फिर एंकर्स अगर आपसे सवाल भी करते हैं तो आप इसका माइंड कर जाते हैं। मतलब पूरी एक चेन ऑफ इवेंट्स और सीरीज ऑफ इवेंट्स है, इसको आप महज स्लिप ऑफ टंग तो नहीं कह सकते, ये स्लिप ऑफ माइंड है। और इसको किस तरह से आप लोग इसकी एक्सप्लेनेशन देंगे डॉक्टर साहब? देखिए मेरे भाई, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि कल इंडियन मीडिया ने कल ये सारी चीज़ जो उठाई है, माजरत से इसे इसका रास्ता भी जो हुकूमत के सो कॉल्ड तर्जुमान है, जो हर वक्त हुकूमत के लिए जग हसाई का सबब बनते हैं, ये रास्ता भी उन्हीं लोगों ने इंडियन मीडिया को दिखाया है। अब जो सवालात आप कर रहे हैं, ये भी मैं समझता हूँ कि एक नया रास्ता, एक नई, आप ये कहें कि शक्ल, एक नई कहानी बनाने की एक कोशिश है कि एक को दूसरे से जोड़ा, दूसरे को तीसरे से जोड़ा। अब अवैस नूरानी साहब ने कैटेगोरिकली ये बात की है कि मैं जिस बाप का बेटा हूँ और पाकिस्तान का आइन बनने में उनका वो शामिल थे और पायनियर्स में से थे, और मैं सोच भी नहीं सकता कि ये बात करूं कि बलोचिस्तान जो है वो पाकिस्तान से खुदा न खास्ता किसी सूरत में भी अलग हो। ये बात वो 10 दफ़ा 10 चैनल्स पे कर चुके हैं। आप आज 8वें दिन फिर वही सवाल कर रहे हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि इंडियन मीडिया को रास्ता आप लोग दिखाते हैं, ये ना किया करें। एक बयान अगर किसी या कोई स्लिप ऑफ टंग भी उन्होंने कहा, उन्होंने बहुत तफसील से इसकी वजाहत की। अब उसके बाद उस बात को अगर आप बार बार हमारा मीडिया उठाएगा तो यकीनन इंडियन मीडिया भी उसे उठाएगा। लेकिन अगर उनकी वजाहत को हम खुद नहीं मानेंगे, दूसरा कौन मानेगा? ये बात है कि आप लोगों को ये उसी बात की चटनी ना बनाया करें। जब एक लीडर ने वजाहत कर दी और बड़े दो टोक अल्फाज में कर दी, उसके बाद क्या रह जाता है आप मुझे बताएं। या उससे कहें कि सरेआम आगे यहाँ पे डी चौक में खड़े होके माफी मांगो, कान पकड़ो। अब मैं तो फिर आपकी साथत से यही बात आगे उन तक पहुंचा सकता हूं। डॉक्टर साहब, पूरी कौम है कि इंडियन मीडिया को रास्ता कौन दिखा रहा है। इंडियन मीडिया को हम रास्ता अगर दिखा रहे होते तो हम पता नहीं हमारे साथ क्या हो चुका होता। आप अपना देख लीजिए, आप लोग जिस अंदाज से बयानात देते हैं, जो बात करते हैं, उससे आपके अपनी पार्टी के अराकीन मुत्तफिक नहीं है। जलील शर्कपुरी साहब ने खुलकर कहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब को जिस्मानी मर्ज के साथ साथ जहनी मर्ज का भी इलाज कर लेना चाहिए। जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब आपकी पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। अब तो नहज इस मोमेंट तक आ चुकी है कि नून में से शीन निकलने की बातें किसी हद तक दुरुस्त साबित होने जा रही हैं। तो पहले तो अपनी पार्टी को ठीक कर लीजिए, उसके बाद आप मीडिया को ये लेक्चर्स दीजिएगा या मीडिया के एंकर्स को समझाइएगा कि हम सवाल आपकी मर्जी के मुताबिक करें। डॉक्टर साहब, ये सरदार अयाज सादिक साहब का बयान आया, उसके साथ ही जो फवाद चौधरी साहब का बयान आया, मेरा ख्याल है वो भी आपने सुना होगा, जिसमें वो पुलवामा के हमले को पाकिस्तान की कामयाबी करार दे रहे हैं। इससे बड़ी मज़ाक़खेज़ स्टेटमेंट कोई हो सकती है? इससे बड़ी बोंगी कोई हो सकती है? और जब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने इंतहाई बहुत बड़ी बोंगी मार दी है और कौमी असम्बली में तकरीर के दौरान एक वफाकी वजीर ने मारी है, फिर आगे उसकी वजाहतें दे रहे हैं। लेकिन इंडियन मीडिया ने उसे भी इसे शदोमत से उठाया है और उसी तरह उस पर भी बात हुई है जनाब के बहुत बड़ा पाकिस्तान ने एतराफ़ कर लिया है। तो जो वजाहत करता है फिर आगे अगर उसकी क्लैरिफिकेशन आती है तो मेरा ख्याल है कम अज़ कम पाकिस्तान के मीडिया को उस नैरेटिव का साथ देना चाहिए जो पाकिस्तान के हक में हो। और दूसरी बात जो आपने की थी जलील शर्कपुरी साहब, ये सिर्फ मुस्लिम लीग नून नहीं बल्कि हर जमात के अंदर ऐसे लोटे मौजूद होते हैं जो जब तक इक़्तिदार से फ़ायदा मिलता है उस वक्त तक तो जमात के साथ होते हैं, जब उन्हें को मुश्किल टाइम आता है, लीडरशिप का साथ देना पड़ता है, तो लोटे हमेशा भाग जाते हैं। हमारी गलती ये रही है कि हम इन लोटों को दोबारा पार्टी में लेते रहे हैं। तो मैं लीडरशिप से अपील करूंगा इस तरह के जो फसली बटेरे हैं आइंदा इन्हें पार्टी में दोबारा ना लिया जाए। लेकिन डॉक्टर साहब, जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब से मुतालिक मेरे पूछे गए सवाल का जवाब नहीं दिया। नून में से शीन की बातें अपनी जगह पर चल रही हैं और वो प्रूव होता हुआ नजर आ रहा है। आप नहीं जवाब देना चाह रहे, आपकी मर्जी है।
लेकिन मैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा से मुतालिक ज़रूर सवाल करूंगा, क्योंकि अब खबरें बहुत ज़्यादा गर्दिश में है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा से आपके दीगर पार्टी अरकान शदीद खाइफ हैं, नाला हैं और आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो सकता है पार्टी के अंदर। इसकी आप तरदीद करेंगे या तस्दीक करेंगे डॉक्टर साहब? मैं इस खबर की तरदीद करता हूँ। इस तरह की कोई खबर का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा इस वक्त पार्टी को, चूँकि शहबाज साहब भी जेल में है जो पार्टी के सदर हैं, मियां नवाज शरीफ साहब पार्टी के कायद हैं, मुल्क से बाहर हैं, तो मरियम साहिबा इस तहरीक को लीड कर रही हैं और पाकिस्तान के जो पार्टी के वर्कर हैं, PMLN के हमारे तमाम लीडर्स हैं, वो पार्टी की इस पॉलिसी के साथ हैं और किसी तरह की ऐसी कोई बात नहीं है कि उनके साथ कोई लोग नाराज़ हैं या कोई उनसे इज्तनाब कर रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं कर रहे। अभी वो इंशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करेंगी तो वो भी आप देख लेंगे कि कितना कामयाब दौरा हो। डॉक्टर चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद रहिएगा, दीगर पार्टिसिपेंट्स भी हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वातीन वज़ात, यहाँ वक्त एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अनवर मंसूर खान साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, और पलवशा खान साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे कि मामला किस तरफ जा रहे हैं और रियासती इदारों के खिलाफ जो हर्जा सराई है उसमें क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस बयानिए की हिमायत करती है, और साथ साथ अनवर मंसूर खान साहब से पूछेंगे कि कानून इस हवाले से क्या कहता है कि अगर कोई शख्स एक बड़ा ओहदा रखता हो और ओहदा रखने के बाद वो रियासती इदारों के खिलाफ या मुल्क की राज को अफशा करता है तो कानून उसको कैसे पकड़ सकता है। आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। मैं अपने तमाम गेस्ट पैनलिस्ट को एक बार फिर से खुश आमदीद कहता हूं। अनवर मंसूर खान साहब से मेरा सवाल होगा, साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है। अनवर मंसूर खान साहब, कानून क्या कहता है? एक जुमला है, दोज हु वेज द लॉ, और जो भी लॉ के साथ ये करता है या अपने मुल्क के साथ करता है या अपने मुल्क के या रियासत के राज को अफशा करने की कोशिश करता है या मुल्क से बाहर बैठकर अपने रियासत के इदारों को मुर्द इल्ज़ाम ठहराता है और उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाता है और एक वक्त में उसके पास एक पोजीशन रही होती है, उस हवाले से कानून क्या कहता है? ये जो तीन मुख्तलिफ जलसे हुए हैं, गुजरांवाला हुआ, कराची हुआ, क्वेटा हुआ, इन तीनों के अंदर जो बयानिया बेसिकली आया है वो एंटी स्टेट है, जिसके इंटरनेशनल कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जिसमें पाकिस्तान की इमेज जो है वो बड़ी सख्त हैम्पर हो रही है और बड़ी सख्त वो हुआ है, डैमेज किया है उसकी पाकिस्तान की साख्त को। दो चीज़ें इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले कही, वही सेक्शन 121A और सेक्शन 121 की बात कर रहा हूं। Those who wage war against Pakistan, those who wage war against Pakistan बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज है और बहुत इंपॉर्टेंटली इसको देखना चाहिए। वेजिंग वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जाकर आप हथियार लेके खड़े हो जाएं। वेजिंग वॉर का मतलब ये है कि अगर आप किसी को असिस्ट भी कर रहे हो, वेजिंग वॉर का मतलब ये है कि अपनी जुबान से आप पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हो, आप अलहदगी की बात कर रहे हो, और जाहिर है कि जो एक शख्स अगर एक बात करता है एक जलसे के अंदर और दूसरे उसको कंडेम नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो भी अबेट कर रहे हैं उसके साथ और वो भी उसके पार्टी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो सब के सब इसमें मुलव्विस हैं। 121A में पढ़ के सुनाऊंगा, मैंने उस वक्त ही पढ़ा था, मैं पढ़ के सुनाऊंगा आपको, और वो ये कहता है, who within or without Pakistan conspires to commit any of the offences punishable under 121 or to deprive Pakistan of the sovereignty of her territories or of any part thereof conspires to overawe by means of criminal force or the show of criminal force, the central government or any provincial government shall be punished with imprisonment for life or a shorter term or with imprisonment for either description which may extend to 10 years and shall be liable to fine. Right. अब ये है जो मैं कहता हूं कि इन्होंने जिसके ये मुर्तकिब हुए हैं। अब जाहिर है
कि इन्होंने जहाँ तक के जलसों में बात की है, उसके लिए तो स्पीकर के पास इख्तियार नहीं है कि वो उनके करे, मगर जिसने ये बात असेंबली के अंदर की है तो स्पीकर एक रेफरेंस भेज सकता है इलेक्शन कमीशन को भी कि ये एक वाज़े वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन का और लॉ का, जिसमें कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को हार्म करने की कोशिश की है, तो उनको एक्शन लिया जा सकता है। अनवर मंसूर खान साहब साथ मौजूद रहिएगा। पलवशा खान साहिबा, डेप्यूटी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिर है पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर आप इत्तेहादी भी हैं, पीएमएलएन के साथ हैं, तो आपसे सवाल बनता है। पलवशा साहिबा, अयाज सादिक साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर जो बात कही है, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीएमएलएन के बतौर इत्तेहादी उनके इस बयानिए पर साथ है, हामी है, या आप लोग इस बयान की मजम्मत करते हैं? बहुत शुक्रिया आपका जमील फारूकी साहब। दरअसल इस मामले के दो पहलू हैं। एक पहलू है जो उस तमाम एक्शन का मिलिट्री पहलू है जिसकी वजाहत DGISPR ने की, जो कि वैसे भी हम सबको इल्म था, और उस मिलिट्री एक्शन से और पाकिस्तान एयरफोर्स के एक्शन की वजह से इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद हुआ। पाकिस्तान की धाक जो भारत जिस पे नुकसान पहुंचाना चाह रहा था वो पूरी दुनिया पे बैठी। दूसरा इसका पहलू है सिविलियन हुकूमत का, जिसका DGISPR के बयानिए से कोई ताल्लुक़ नहीं, और ना उनका इस पर जो बयान है वो हम एक्सपेक्ट करते हैं। ये है तमाम वज़ारत ख़ारजा का और वज़ीर ख़ारजा का, जिस पर अयाज सादिक साहब ने उठकर जो भी कहा। अब इस पे दो राय हो सकती हैं, वो ना भी कहते, लेकिन अगर उन्होंने कहा और वज़ीर ख़ारजा पे कहा तो वज़ीर ख़ारजा को इसकी वजाहत देनी चाहिए। अभी आज के दिन तक मैंने कोई वजाहत वज़ीर ख़ारजा की तरफ से नहीं सुनी। वज़ीर ख़ारजा जो हर मामले में सिवाय वज़ारत ख़ारजा के मामलात में वो नज़र आते हैं बढ़ चढ़ के। कुछ दिन पहले ही वो एक चिल्ला चिल्ला के तकरीर कर रहे थे असेंबली में, लोगों पर इल्ज़ाम लगा रहे थे, तो उनका ये हक़ बनता है कि वो बाहर आएँ, और मेरा और आपका भी ये हक़ बनता है कि जो इस मामले के सिविलियन पहलू हैं उस पर हम सवाल करें। मुझे आपको याद होगा, आई डोंट नो आपने ये शो किया या नहीं, लेकिन बहुत से एंकर्स उस रात को भी ये सवाल कर रहे थे और शो में ज़ेर बहस था कि क्या सिविलियन हुकूमत पर कोई ज़ोर था, कोई प्रेशर था, क्योंकि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी जल्दी 48 घंटों के अंदर वो आदमी जो बॉम्ब बांध कर आया, जिसकी इंटेंट थी, जिसने एक एक्ट ऑफ वॉर किया, उसकी नीयत में हमें कोई शक, कुलभूषण की नीयत पर बहस कर रहा है इंडिया कि उसको पकड़ लिया, वो ये है, वो है, वो नहीं था, क्योंकि वो जासूस था। ये आदमी एक एक्ट ऑफ वॉर एग्रेशन करने पाकिस्तान की हदूद पार करके आया और पकड़ा गया। लिहाजा इसमें कोई दो राय नहीं कि वो पाकिस्तानियों को मारने आया था। उस पर हमें ये लगता था इस पाकिस्तानी की कुछ अर्सा रहेगा, लेकिन आपको याद होगा कि सुषमा स्वराज ने एक ट्वीट की थी और उसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान इसको छोड़ दे वरना इसके संगीन नताइज। अब इसी फ्लोर ऑफ द हाउस पर चंद दिन पहले मेंगल साहब ने भी एक बड़ा इंकशाफ किया। मेंगल साहब जो इनके साथ इत्तेहादी भी थे, उन्होंने ये इंकशाफ किया कि लंदन की कोर्ट में हरब्यार मरी के वाक़े पर जब उनको बुलाया गया और उन्होंने वीडियो लिंक के ज़रिए अपना एक बयान जमा करा इमरान खान साहब ने, तो उन्होंने ये कहा कि अगर मैं इनकी जगह होता तो मैं भी ये करता। अब मुझे ये बताइए कि ये इस पे कौन से आर्टिकल का इतलाक़ होगा। और आज लाहौर में अयाज सादिक साहब के घर के बाहर इन लोगों ने पोस्टर्स लगवाए हैं अभिनंदन के साथ, और वो पोस्टर्स लाहौर की मुख्तलिफ जगहों पे लगाए उन्होंने मीर सादिक का है। तो एक बात याद रख लें, जैसे आपको याद होगा गिलानी साहब ने कहा था कि इस मुल्क में वज़ीर आज़म हाउस और अडियाला जेल का फासला ज़्यादा नहीं है। अच्छा, पलवशा कथा कलामी की माज़रत चाहूँगा, आपने एक बात बड़ी ज़बरदस्त कही कि कुरैशी साहब ने इसकी वजाहत नहीं की है, लेकिन कुरैशी साहब इसकी वजाहत कर चुके हैं। आप तक शायद पहुँची या नहीं पहुँची। कुरैशी साहब ने कहा कि अयाज सादिक साहब को मैं बड़ा हलीमुत्तबा शख्स समझता था और उन्होंने जो बयान दिया है उनको ये बयान देना नहीं चाहिए था क्योंकि ऐसी बात हुई नहीं थी। जब उनका एक तो वजाती बयान आ गया तो आ गया, और दूसरा आपका जो हिस्सा है अयाज सादिक साहब के घर के बाहर वाला मामला और जो पोस्टर्स लग रहे हैं, तो पलवशा साहिबा जिस अंदाज से इंडिया के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा वॉर शुरू हुई है, क्या उसको अवॉइड करने के लिए पाकिस्तान के अंदर भी लोग इस बात के ऊपर उनके खिलाफ एहतजाज ना करें तो फिर क्या करें? अब इसका मतलब है इस मुल्क के 80% लोग जो थे, जो मुख्तलिफ ओहदों पर रह गए, वो पहले दिन से गद्दार थे।
मतलब अगर इंडिया के अंदर किस दिन प्रोपेगेंडा वॉरफेयर पाकिस्तान के खिलाफ ख़त्म हुए, वो जमे हुए हैं अपने मौक़िफ़ पर। यहाँ हम ही हैं जो कभी उन्हें फ़ोन कॉलें करते हैं, कभी पेशकशें करते हैं, हम तो खड़े नहीं हो सके आज तक। अब ये हुकूमत जिस दिन से आई है, आप मुझे एक दिन बता दीजिए जिस दिन इन्होंने, अभी कुछ दिन पहले ये इंडिया को पेशकश कर रहे थे अपनी अमन की एक तरफा। खैर सगाली क्या होती है जो दो तरफ से हो? खैर सगाली का एक तरफ से इस तरीके से चले, वो भी मान लिया। ये जो शाह महमूद कुरैशी साहब की आप बात कर रहे हैं, मैंने नहीं सुनी, लेकिन ये DGISPR के बयान के दिन तक तो नहीं आई, और जिस दिन उनका बयान आया उस दिन शाह महमूद साहब ने कहा कि मैं DGISPR के बयान के बाद कुछ ज़्यादा कहना मुनासिब नहीं समझता। अब वो किसी को हलीम मुत्तबा समझते हैं या नहीं समझते, दैट इज़ बिसाइड द पॉइंट। वो उनका मामला है और उस शख्स का मामला है। कौम अगर कोई सवाल पूछती है तो उसका जवाब हासिल करना गद्दारी नहीं। और ये जो आपने मेरी बात बीच में काट दी, मैं ये कहना चाह रही थी कि सादिक और अमीन से लेकर मीर सादिक का सफ़र भी कोई इतना लंबा नहीं। चौक चौराहों पे खड़े होकर अगर आप पोस्टर ये डेवड़ियाँ बांटेंगे गद्दारी की, तो ये फिर ऐसे नहीं होगा कि आप बीच से बच जाएं। आपके अगर चौक चौराहों पर खड़े होकर हम स्क्रीन्स लगाकर चलाना शुरू कर दें बयानात जो आपने दिए हैं इस मुल्क की फ़ौज के ख़िलाफ़, वो किसी ने नहीं दिए। जो फॉक्स न्यूज़ को अभी वज़ीर आज़म होते हुए इंटरव्यू दिया, वो किस उम्रे में आता है? जो ईरान में दिया, ईरान में जो इन्होंने बयान दिया, आपको पता है, जो ओसामा बिन लादेन के बारे में कहा, वो किस हसास इदारे को कटहरे में खड़ा करता है? ईरान में इन्होंने इस बात का बरमला इतराफ़ किया कि हमारी ज़मीन इस्तेमाल होती रही है। और अब आप देखिए जो फवाद चौधरी साहब ने कहा, उस पर अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बयान दे दिए। अब उसको आप क्या कहेंगे? मगर ये जो सिलसिला है ना गद्दारी का, जितनी इस आग को बढ़ाएंगे ये इनकी अपने दामन तक पहुंचेगी। अब यही होना चाहिए कि चौक चौराहों में ये स्क्रीनें लगाएं और वज़ीर आज़म के तमाम बयान चलाएं। अच्छा, मीडिया पर आपका ये कलेक्टिव नैरेटिव है, मतलब अब इसके ऊपर मजम्मत आपकी तरफ से, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बतौर इत्तेहादी अयाज सादिक साहब के बयान के ऊपर मजम्मत नहीं है आप लोगों की जानिब से, कलेक्टिव नैरेटिव है आप लोगों, आप ये कहना चाह रही हैं? देखिए, मैं ये कहती हूँ कि ना इमरान खान गद्दार हैं, ना कोई और पाकिस्तानी गद्दार है, अनलेस प्रूवन अदरवाइज। ये मेरा हक नहीं है और ना किसी और का हक है कि वो लोगों को गद्दार कहे, ये किसी का हक नहीं है। ये बहस जो है ख़त्म होनी चाहिए, या फिर अगर ये काम शुरू करना है तो फिर सब पे इसका इत्लाफ, तमाम लोगों का एक एक बयान जो जो आप उनके खिलाफ समझते हैं, अयाज सादिक भी आ जाएं, फिर बीच में आपके तमाम लोग बाकी भी आ जाएं, फवाद चौधरी भी आ जाएं, इमरान खान साहब खुद आ जाएं, उनके तो दर्जनों बयानात हैं, फिर वो तमाम आप ले जाएं, ये कर लें, तमाम को ले जाएं और फिर तमाम को एक साथ कटहरे में खड़ा, फिर कोर्ट को फैसला करने दें कौन गद्दार है। लेकिन फिर ये ना समझें कि ये मामला यहाँ रुक जाएगा। आज इस मुल्क के चौक चौराहों में आप अभिनंदन के साथ साबिक स्पीकर की तस्वीर लगाते हैं, अच्छा फिर आप साबिक गवर्नर भी गद्दार हैं, फिर इस मुल्क के 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म भी गद्दार है, फिर आप बिलावल भुट्टो साहब को भी गद्दारी का कुछ अर्सा पहले सर्टिफिकेट दे रहे थे। तो मुझे बताइए फिर उस हिसाब से जिन तमाम लोगों ने इन गद्दारों को वोट दिया और अब देंगे आइंदा, वो तो आधे से ज़्यादा पाकिस्तान गद्दार है, फिर सबको टंगा दें और तो कोई इसका हल नहीं। अच्छा, अब PDM का अगला जलसा पेशावर में है, क्या बिलावल साहब बनफ्से नफीस इसमें शिरकत करेंगे? मियाँ साहब भी उससे खिताब करेंगे? आप बतौर सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हवाले से क्या कहेंगी? जी, बिलावल साहब खिताब करेंगे, मियाँ साहब का मुझे इल्म नहीं, मैंने अभी तक ये मालूम नहीं किया कि वो खिताब करेंगे या नहीं, लेकिन बिलावल साहब की हद तक मैं आपको बता सकती हूँ कि वो खुद जो है वो जाकर वहाँ खिताब करेंगे ज़रूर। राइट, अच्छा, हमारे तक इत्तलात ये पहुँची हैं कि वो जलसा जिसमें खुद बिलावल साहब बनफ्से नफीस या इन पर्सन शिरकत करेंगे, वहाँ पर मियाँ साहब को डिजिटल खिताब करने की इजाज़त नहीं होगी और ये PDM के अंदर डिवाइड का पहला स्टेप है। आप इसकी तरदीक करेंगी या तस्दीक करेंगी पलोशा साहिबा? जमील, आप प्लीज़ इन लोगों का जो सारा दिन जिस लंगड़ी लूड़ी हुकूमत का बयानिया ये हो कि पीपल्स पार्टी और PMLN लड़ पड़ें या मौलाना साहब किसी तरह बाहर हो जाएं, आप उनके बयानिए को बराए मेहरबानी इतनी जो है अहमियत न दें, ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर ऐसी मेरा सवाल है, ये किसी का बयानिया, मैं यहाँ बैठकर प्रोजेक्ट नहीं कर रहा, I'm just asking you the question जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है। वो सारा नहीं, इन्फॉर्मेशन जो है ये सही इसलिए नहीं है कि PDM कोई ऐसा हम किसी के ग़ुलाम नहीं, वो हमारे ग़ुलाम नहीं। तमाम लोग जो हैं वो एक जो 26 नुकात हैं उस पर मुत्तफ़िक हैं, और जिस दिन ये नुकात लिखे जा रहे थे, मुरतब हो रहे थे, उस दिन भी मियाँ नवाज शरीफ साहब वहाँ आखिर वक्त तक और आसिफ ज़रदारी साहब आखिर वक्त तक वीडियो लिंक से के साथ जो हैं वो कनेक्टेड थे।
लिहाजा हम ये नहीं कह सकते कि फ़लाना वहाँ खिताब ना करे, या वो हमें नहीं कह सकते कि हम ना करें। फिर इसमें और फिर इमरान खान की हुकूमत में क्या फ़र्क हो गया? ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है, लेकिन हमारे पास जो इतलात आती है ना, वो भी किसी एविडेंस के साथ आती है। अभी शायद आप तक बात पहुंची या नहीं पहुंची है, मैं यहाँ आपके साथ शेयर कर दूं कि जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच साहब से मुताल्लिक इतलात हैं कि वो शदीद नाराज़ हैं PMLN से, और सनाउल्लाह ज़हरी साहब की क्वेटा जलसे में शिरकत ना होने पर उन्होंने अपनी रुकनियत से इस्तीफ़ा देने का कह दिया है। और जिस वक्त प्रोग्राम एयर हो रहा होगा, हो सकता है उस वक्त तक वो मुस्ताफ़ी हो भी चुके हों, या हो सकता है ना भी हुए हों। इसी तरह से जलील शर्कपुरी साहब ने भी कह दिया है कि मियाँ साहब अपने जिस्मानी इलाज के साथ साथ अपने जहन का इलाज भी कराएं। तो एक फूट तो PMLN के अंदर अपनी जगह पर है। मेरा सवाल आपसे ये है कि कहीं ये जो वेव चल पड़ी है, ये PDM की तरफ तो नहीं आ रही, ये PMLN के अंदर ही तक महदूद है, या बाहर तो नहीं निकल रही? ये कोई जलील शर्कपुरी, ऐसे उनके कितने MPs हैं पंजाब में? एक जलील शर्कपुरी का नाम ही हमने उस दिन सुना है जिस दिन वो उनके लोटे बने थे। उससे पहले आपने कभी जलील शर्कपुरी का नाम सुना था? मुझे उनके कहने से कोई मतलब, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर कोई नाराज़ है तो कई लोग हमारे पार्टी में भी नाराज़ होंगे, उससे क्या लाखों करोड़ों की पार्टी को फ़र्क पड़ता है। जो इस्तीफ़ा देना चाहे उसका हक़ है, जो इस्तीफ़ा देना चाहे उसका हक़ है। लेकिन जहाँ तक PDM का ताल्लुक़ है, जो आज तक मैं आपको बता रही हूँ वही बयानिया, और इंशाल्लाह वो एंड तक वही रहेगा। राइट। कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, और कोरोना केसेस बढ़ने की वजह से अब जो अवामी इज्तिमात हैं उस हवाले से SOPs जारी हुए हैं। आप लोग अपना जो PDM का शेड्यूल है नेक्स्ट जलसों का, उस पर कारबंद रहेंगे, या केसेस को मद्देनजर रखते हुए कोई इसमें तब्दीली आ सकती है? पालबशा, देखिए मैं अब इस पर कुछ ना ही कहूँ तो अच्छा है। अब अल्लाह से दुआ है कि ये वबा दोबारा ना फैले, लेकिन एक दूसरी वबा मुल्क में बहुत तेज़ी से फैल रही है, और वो भूख की वबा है। वो कौन सी? उससे भी मौत जो है, वो जो उससे भी मौत है यकीनी होती है। उसमें कोई, इससे तो फिर बच सकते हैं, उससे हम नहीं बच सकते। लिहाजा PDM के जलसे ज़रूर होंगे, उसमें जितनी एहतियात का तकाजा है वो ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन जलसे ज़रूर। अवामी राय को जो है अब डरा धमका कर, जैसे एट द पीक ऑफ द एपिडेमिक जो खान साहब के व्यूज़ थे, उम्मीद है कि अब भी वही रहेंगे। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा, टोटल डिबेट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तान की सियासत से रिलेटेड ज़रूर है। वो ये कि गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात होने जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब पर्सनली वहाँ पर प्रेजेंट हैं और काफ़ी दिनों से मौजूद हैं, बड़े एग्रेसिवली पॉलिटिक्स कर रहे हैं वहाँ पर। तो आप लोग एक तो ये बताइए कि वहाँ आप अपनी पार्टी पोजीशन क्या देखते हैं इंतखाबात के बाद, और दूसरा एक आईनी हक की बात की जा रही थी मुसलसल कई दिनों से बिलावल साहब की जानिब से कि सूबे का स्टेटस मिलना चाहिए गिलगित को, उसके ऊपर योर कमेंट पलवशा? देखिए, गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त कोई सीरियसली कर रहा है कैंपेन तो बिलावल भुट्टो साहब ही हैं। कल भी वो इंतहाई ख़तरनाक रास्तों पर लैंडस्लाइडिंग की वजह से खड़े रहे खुद, आपने भी देखा होगा। लिहाजा मैं समझती हूँ कि वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हैसियत है वो इस वक्त बहुत मजबूत है, अल्लाह का शुक्र है, और इंशाअल्लाह जो रिज़ल्ट्स आएंगे वो उसी के मुताबिक होंगे। अब सुना है और लीडरान भी जा रहे हैं, तो अब देखिए, तो अवामी राय है, जिसको वो चाहेंगे वो वोट देंगे। लेकिन उम्मीद यही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त वहाँ मजबूत है, और जो बिलावल साहब ने कहा वही पार्टी पॉलिसी है, मैं उसी को रीटरेट करूँगी, मेरा कमेंट उससे मुख्तलिफ नहीं हो सकता। ख़वातीन हज़रात, तारिक फजल चौधरी साहब काफ़ी देर से हमारा वेट कर रहे थे, उनसे मैं सवाल कर लेता हूँ। तारिक साहब, सेनेटर फैसल जावेद साहब प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद थे, और फैसल जावेद साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के दस्ते रास्त भी हैं, सेनेटर भी हैं, ज़ाहिर है उन्होंने भी 20-22 साल पॉलिटिक्स में साथ दिया है खान साहब का। वो कहते हैं कि 40 से ज़ायद अरकान PMLN के उनके साथ जुड़े हुए हैं, किसी वक्त भी वो अपने साथ मिला लेंगे और नून में से शीन निकले ही निकले। इसके ऊपर आप क्या कमेंट करेंगे डॉक्टर साहब? सेनेटर फैसल जावेद साहब की बात में मैं हंस ही सकता हूँ, जितना उनका सियासी काबिलियत और तजर्बा है ये आप सब जानते हैं। भाई है मेरा छोटा, कोई संजीदा बात करें जिसका मैं आपको जवाब दूँ। वो बेचारे की क्या इतनी पॉलिटिकल मेच्योरिटी है कि वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करें। अभी उनकी इतनी सियासी उम्र इतनी नहीं हुई कि वो इस तरह की बातें करें। खेलने के दिन है उनके, खेलने दें उन्हें। राइट, खेलने के दिन है, आप कहते हैं खेलने। अब लेकिन बहरहाल ज़ाहिर है उन्होंने अपनी एक वक्त गुजारा है खान साहब के साथ, तो उनकी अपनी एक पोजीशन है, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। पलवशा खान से भी मैंने सवाल किया था कि PDM के जो जलसे हैं वो एज़ पर शेड्यूल होंगे या नहीं होंगे। कोविड-19 के जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं,
तो बतौर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर, आप इस पर कैसे कमेंट करेंगे कि पीडीएम के जलसे एज पर प्लान, एज पर शेड्यूल होंगे या आप लोग कहीं पर भी कोई शेड्यूल तब्दील कर सकते हैं? डॉक्टर साहब देखिए जी, जलसे तो एज पर प्लान ही होंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो इंशाल्लाह जो उसकी SOPs हैं, पहले भी हमने पूरी कोशिश की है कि उनका ख्याल रखा जाए जिस हद तक मुमकिन हो सका, और आइंदा भी कोशिश करेंगे कि पहले से ज्यादा उन SOPs का ख्याल रखें। अच्छा, अब अनवर मंसूर खान साहब से मेरा आखिरी सवाल होगा। अनवर मंसूर खान साहब, आपसे मैंने तफसीली बात की थी और वो ये थी कि कानून क्या कहता है ऐसे शख्स से मुतालिक जिसने रियासती मामलात या रियासती राज अफशा किए हों, जो रियासती इदारों को लगता हो या पब्लिक को लगता हो कि वो राज थे और अफशा हो गए। और उसके ऊपर तो आपने डिटेल में बता दिया। आप बताइए कि लाइन ऑफ एक्शन क्या हो सकता है कि ऐसे शख्स को जो मुल्क से बाहर बैठकर रियासती मामलात के ऊपर बात कर रहा हो और इदारों को ऐसा लगता हो कि वो इदारों के खिलाफ बात कर रहा हो, पब्लिक को लगता हो कि पब्लिक के खिलाफ बात कर रहा हो, उसके ऊपर लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट का या कानून नाफिज करने वाले इदारों का? अनवर मंसूर खान साहब, लाइन ऑफ एक्शन ये है कि उनके खिलाफ एक अप्रोप्रिएट 121 का में रिक्वायरमेंट है कि आप उसकी FIR लॉन्च करें। FIR लॉन्च करने के बाद उसके खिलाफ एक्शन ये शुरू हो, उसके लिए उसको नोटिस जाएंगे अप्रोप्रिएट तरीके से कोर्ट के थ्रू जी, और उसके बाद वारंट्स इशू होंगे, बेलेबल होंगे, फिर नॉन बेलेबल वारंट इशू होंगे। वो अपने तरीका पूरा करने के बाद फिर वो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस प्रोग्राम जो है पाकिस्तान का इंग्लैंड के साथ या दूसरे ममालिक के साथ, उन पे फिर इस वारंट के बेसिस के ऊपर उनको अप्रोच किया जाएगा और अप्रोच करने के बाद फिर एक कार्रवाई होगी। अगर वो नहीं होती है तो फिर उनके खिलाफ वहां पर भी कार्रवाई की जा सकती है जहां पर के ये मौजूद हैं, इसलिए कि एक क्रिमिनल ऑफेंस वो उनके मुल्क में बैठ के कर रहे हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ आ रहा है, जिसमें सीडेशन भी है, जिसमें पाकिस्तान को अलहदगी करने का वो भी है, जिससे के अंदर के वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि दूसरे ममालिक के साथ ये मिले हुए हैं। तो मुख्तलिफ चीजें हैं मौजूद जिसके तहत ये आप एक्शन लिया जा सकता है। अनवर मंसूर खान साहब, जनाब आपने वक्त निकाला, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने लीगल एक्सपर्टीज़ दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर फैसल जावेद खान तबीयत नासाज होने के बावजूद स्टूडियोज़ में प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद थे, तशरीफ़ लाए। आप अपना ख्याल रखिएगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पलवशा खान साहिबा की भी तबीयत नासाज थी, घर से DSNT लिंक पर हमारे साथ मौजूद थी, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वातीन हज़रात, बात सिर्फ इतनी सी है कि ये रियासत है तो सियासत है और हर बात स्लिप ऑफ टंग नहीं होती। जब आपका माइंड ही स्लिप हो चुका हो तो फिर सवाल किससे किया जाए? हमें इस बात का अदराक होना चाहिए कि हमारी सियासत उसी वक्त सियासत कहलाई जा सकती है जब ये रियासत अपनी जगह पर मुस्तहकम हो। प्रोग्राम से जमील फारूकी को इजाज़त सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।